बीए पार्ट थर्ड में हम देख रहे थे प्लेटो की शिक्षा प्रणाली। तो प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है, हमने पूरे वीडियो में बात की थी कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण साधन उसने माना था कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति के सद्गुणों में विकास हो सकता है, उसके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, उसे उसके विवेक को जागृत किया जा सकता है और व्यक्ति में वो एक क्षमता भरी जा सकती है, एक पैदा की जा सकती है वो क्षमता जिससे व्यक्ति अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को विवेकवान या विवेकपूर्ण तरीके से बना सके। तो प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर विशेष रूप से जो प्रभाव था वो उस समय हम देख रहे हैं कि दो शिक्षा प्रणालियां उस समय प्रचलित थी। प्लेटो का ये मानना था कि भी शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, शिक्षा कहाँ से वो ले, किस प्रकार की शिक्षा ज्यादा इफेक्टिव होगी, किस आयु काल में किस प्रकार की शिक्षा का विशेष प्रभाव होगा। तो प्लेटो ने एक साइकोलॉजिकल व्यक्ति की उम्रवार जो ग्रहण करने की क्षमता है उसके अनुसार उसने अपना एक पूरा शिक्षा योजना का या शिक्षा दर्शन जिसको हम कहते हैं एजुकेशन, उसकी जो फिलोसफी है उसने वो एजुकेशन थ्योरी एक तैयार की, एक योजना उसने बनाई कि किस आयु वर्ग में किस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन उससे पूर्व उसके सामने उस समय दो शिक्षा प्रणालियां सामने थी उसके, एक थी एथेंस की शिक्षा प्रणाली और दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। दोनों नगर राज्य यूनान के थे उस समय, लेकिन दोनों ही दो एक मॉडल थे जो आज हम कहते हैं कि एक अलग अलग प्रकार के मॉडल होते हैं। तो उस समय दो बड़े मॉडल जो थे एजुकेशन के वो प्लेटो को दिखाई दिए। एक मॉडल था एथेंस का और दूसरा स्पार्टा का। तो जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी इसमें प्लेटो ने देखा कि एथेंस में जो शिक्षा प्रणाली थी वो पूरी तरीके से निजी विषय था। निजी विषय का मतलब है कि हर व्यक्ति, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला था कि वो शिक्षा ग्रहण करे या नहीं करे। ये परिवार का मामला था कि वो अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाए या नहीं दिलवाए। राज्य को कोई ज्यादा इससे लेना देना नहीं था, राज्य का विषय ये नहीं था। यहां एक और दूसरा ये था कि शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। शिक्षा अलग अलग लोगों ने अपने अपने जो उनको अच्छी शिक्षा लग रही थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने शिक्षा देने वाले थे और उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा लेने वाले थे। और एथेंस की शिक्षा प्रणाली में यदि हम देखें तो एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि एथेंस की शिक्षा प्रणाली मानसिक विकास पर अत्यधिक बल देती थी। मतलब जो मेंटल हेल्थ है, लिटरेचर है, साहित्य, संगीत, इस तरह की जो चीजें हैं, ललित कलाएं हैं, कला आर्ट जिसको आप कहते हैं, नए नए ये तरीके से किस तरीके से संगीत का सृजन करना है, साहित्य का सृजन कैसे करना है, तो ये सारी चीजें उस समय वहां एथेंस की शिक्षा प्रणाली में थी। तो एथेंस की शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति के मानसिक विकास को, जो उसका मेंटल हेल्थ है या उसका मेंटल डेवलपमेंट है, उसको सर्वोपरि रखा गया था। व्यायाम वगैरह को बहुत गौण स्थान दिया गया था, इतना ज्यादा स्थान उसको नहीं दिया गया था। तो यहां एक सबसे बड़ी प्लेटो को जो कमी नजर आई वो इसमें कुछ चीजें उसको पसंद नहीं आई। उसी के सामने एक दूसरा मॉडल और था। दूसरा मॉडल जो था वो था वहां के स्पार्टा जो नगर राज्य था उसका मॉडल। स्पार्टा जो था वो एक ऐसा राज्य था जिसके चारों तरफ एक जो सीमाएं थी वो बिल्कुल खुली सीमाएं थी उसकी। तो वो युद्धों में उलझा रहने वाला एक नगर राज्य था। अब जब स्वाभाविक है कि जो राज्य युद्धों में उलझा रहता है तो वहां वो चाहेगा कि उसके नागरिक शारीरिक रूप से सबल हों, हर समय एक रेगुलर सेना जो रखना है उसके लिए इतना नहीं। तो उसने एक सिस्टम ऐसा बना दिया कि वहां हर व्यक्ति सैनिक हो, हर व्यक्ति के पास सैनिक प्रशिक्षण लिया हुआ होना चाहिए। तो उसने क्या किया कि अपनी शिक्षा पद्धति में ही सैनिक प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से डाल दिया। तो एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली यदि हम देखें तो एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली है, स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें सबसे पहली चीज थी कि सैनिक व शारीरिक शिक्षा पर इसमें बल दिया गया था। इसमें सैनिक को प्रशिक्षण था और शारीरिक रूप से सबल बनाने के लिए इसमें ज्यादा प्रयास किए गए थे। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से राज्य के नियंत्रण में थी।
राज्य तय करता था, पाठ्यक्रम राज्य तय करता था, कितना ड्यूरेशन देना है, क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ये सारी चीजें राज्य द्वारा निर्धारित की जाती थी। राज्य ही आज जैसे होता है कि कुछ हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं छाप सकते, तो इस तरीके से वहां भी इस तरह का एक सिस्टम था कि पहले राज्य एक तरीके से उसको एक सेंसर टाइप था कि भाई राज्य के पास जाना चाहिए, कोई भी लिटरेचर है वो राज्य उसको देखेगा कि उस लिटरेचर में कहीं राष्ट्रद्रोह की भावना नहीं है, कहीं लोगों पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, लोगों का चरित्र उससे कहीं नकारात्मक इफेक्ट नहीं हो रहा हो। ये सारी चीजें देखने के बाद में वहां लिटरेचर वगैरह बाहर निकलता था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पार्टा में राज्य का पूरी तरीके से शिक्षा के ऊपर नियंत्रण था। और तीसरी जो बड़ी चीज थी स्पार्टा की, वो थी कि वहां महिला और पुरुष दोनों को शिक्षा लेनी होती थी। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि दोनों की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं था। दोनों की जो शिक्षा प्रणाली थी, दोनों की जो शिक्षा दीक्षा जो भी हो रही थी, वो सारी बिल्कुल समान हो रही थी। महिला पुरुषों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। और प्लेटो को यही चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई। तो हम ये देख सकते हैं कि प्लेटो के सामने उस समय दो बड़े मॉडल थे, एक एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। तो प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा योजना दी, उसे ये भी शिक्षा योजना परफेक्ट नहीं लगी कि ये पूर्ण सही है, और न ही उसे स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली थी वो भी उसे नहीं लगा कि ये पूरी तरीके से सही है। अब इन दोनों को उसने मिलाकर आप कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड जो स्वरूप है एथेंस की शिक्षा प्रणाली का और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली का, वो प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में, अपनी शिक्षा योजना में उसको शामिल किया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति या अपनी एक शिक्षा योजना बनाई, वो शिक्षा योजना उसने किस प्रकार बनाई और उसने किस चीज को आधार बनाया। तो यहां बार बार आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्लेटो की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य वर्गों का निर्धारण करना और एक दार्शनिक शासक की खोज या दार्शनिक शासक की को स्थापित करना, दार्शनिक शासक को ये ढूंढना शिक्षा के माध्यम से कि वो यदि वो स्टेप सारे पूरा करते जाएगा, वही व्यक्ति वास्तव में राज्य करने का अधिकारी होगा। तो आदर्श राज्य के लिए एक दार्शनिक शासक का जो उसने अवधारणा व्यक्त की है, दार्शनिक शासक की जो उसने परिकल्पना की है, उस कल्पना को साकार रूप देने के लिए, उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए उसने अपनी एक शिक्षा योजना बनाई है, जिससे ये पता चल सके, लोगों के ज्ञान का पता चल सके और लोगों को उनके वर्ग के अनुसार कार्य आवंटित किए जा सके। तो प्लेटो की शिक्षा योजना में महत्वपूर्ण रूप से हम देखेंगे कि एक तो प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है, प्लेटो ने अपनी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है आयु को। वो मानता है कि एक विशेष आयु में कुछ विशेष जो शारीरिक गुण है, मानसिक गुण है, वो विकसित होते हैं। तो उसका मानना है कि और एक विशेष तरीके से होते हैं। वो मानता है कि हर एज में एक विशेष तरीके से यदि पढ़ाई की जाए, यदि प्रशिक्षण दिया जाए, तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, नैतिक, ये सारे डेवलपमेंट वो करना चाहता था। और वो चाहता था कि ऐसे डेवलपमेंट करने के बाद जो व्यक्ति लास्ट तक पहुंचेगा, वही व्यक्ति शासन करने का अधिकारी होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या थी। तो प्लेटो की शिक्षा योजना को यदि हम देखें तो इसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। प्लेटो की शिक्षा योजना को दो भागों में यदि हम बांटें तो इसका दो तरीके हैं उसके, हम इसको देखेंगे कि प्लेटो एक प्राथमिक शिक्षा और एक द्वितीयक शिक्षा, ये दो स्तर उसके हैं, प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है प्लेटो का, वो है प्लेटो की उच्च शिक्षा। यहां उच्च शिक्षा है, ये केवल संरक्षक वर्ग के लिए ही है, जो इसकी आगे चल के आलोचना का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बनती है। तो प्राथमिक शिक्षा है, इसने वही जैसे आपको बताया था कि ये आयु वर्ग के अनुसार निर्धारित की गई है। प्राथमिक शिक्षा का जो आयु वर्ग प्लेटो ने रखा है, वो प्लेटो ने रखा है जन्म से लेके 20 वर्ष तक।
ये प्राथमिक शिक्षा का उसने काल रखा है कि जन्म से व्यक्ति लेकर 20 वर्ष तक जो ग्रहण करेगा वो उसकी प्राथमिक शिक्षा होगी। 20 वर्ष की आयु के बाद में प्लेटो एक परीक्षा का आयोजन करवाता है। ये कहता है कि हर व्यक्ति को इतना पढ़ने के बाद में एक परीक्षा देनी पड़ेगी। आज भी हम देखते हैं कि पूरे साल भर हम जो पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, जो भी सिलेबस हमें दिया जाता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, चाहे जब हम जॉब करते हैं वहां हो, जहां भी प्रतिस्पर्धाएं हैं वहां हमें एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क में हम कितना सफल हो पाए हैं, कितना उसको समझ पाए हैं, कितना उसको प्रेजेंट कर पाते हैं, इन सब के लिए हमारे अलग अलग तरीके से परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। कहीं ऑब्जेक्टिव है, कहीं डिस्क्रिप्टिव है, कहीं इस तरीके से। तो प्लेटो ने भी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट होने के बाद में, जब वो 20 वर्ष की आयु के बाद में व्यक्ति जब कंप्लीट अपनी प्राथमिक शिक्षा कर लेता है, तो उसके बाद में प्लेटो कहता है कि एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उस परीक्षा के आयोजन में जो व्यक्ति सफल होंगे उन्हें उच्च शिक्षा का अधिकार मिलेगा और जो असफल होंगे उन्हें एक सामान्य वर्ग के रूप में उनको अलग कर दिया जाएगा, जिसमें छोटे पद हैं, उत्पादक वर्ग हैं, सैनिक, सामान्य जो सैनिक हैं, इस तरह के। तो बाकी यहीं रह गए और बाकी जो बड़े पदों पर अच्छे जो सैनिक अधिकारी पद हैं, शासक जो शासन करने योग्य जो डिसीजन मेकिंग वाले पद हैं, वो सारे के सारे उसने उच्च शिक्षा से जोड़ दिए हैं। और उच्च शिक्षा केवल उसने संरक्षक वर्ग के लिए ही, संरक्षक वर्ग में 2 वर्ग शामिल करता है, वो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो उच्च शिक्षा केवल संरक्षक वर्ग के लिए यहां निर्धारित करता है। तो हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा को फिर उसने कई स्तरों में बांटा है, उसको भी 2 पार्ट में बांटा है उसने मुख्य रूप से। एक रखा है उसने सैद्धांतिक पार्ट, जो 20 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक होगा। इसमें हम देखेंगे कि इसको भी उसने अलग अलग, ये जो 20 से 35 है उसको भी उसने 2 पार्ट्स में बांट लिया है। तो ये भी हम देखेंगे इसको, जो इसका स्तर है अलग अलग। और उसके बाद में हम देखते हैं कि लगभग 35 से 50 वर्ष की आयु तक उसने रखा है व्यावहारिक और क्रियात्मक। मतलब जितना भी आपने जो नॉलेज लिया है, जो ज्ञान लिया है आपने, सिद्धांतों के माध्यम से आपने जो परीक्षाएं पास की है, वो सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद में जब तक आप प्रैक्टिकल चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, वो सारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। हो सकता है हमें ज्ञान खूब हो, लेकिन केवल ज्ञान होना और उस ज्ञान को क्रियान्वित करना, ये अपने आप में 2 अलग चीजें हो जाती है। जैसे सामान्य हम कह सकते हैं कि यदि हमें तैरने के 100 नियम कोई लिख के समझा दे, हमें रटा दे, हम रट भी लेंगे, तैरने के नियम हमारे जहन में हम बैठा भी लेंगे, सब चीजें हैं। लेकिन उन 100 नियमों को याद करने के बाद में यदि व्यक्ति को सीधा ही किसी तालाब में उतार दिया जाए, तो लगभग उसकी संभावना है कि शायद वो वापस न भी आ पाए। क्यों? कि तैरने के नियम जानना एक अलग चीज है और तैरना अलग चीज है। अब व्यक्ति ने यदि प्रैक्टिकल प्रशिक्षण ले लिया, उसने उन नियमों के आधार पे ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, वो तालाब में उतरा, देखा, एक एक नियम को धीरे धीरे उसने फॉलो किया और अपने ट्रेनर से उन चीजों को सीखा, उन चुनौतियों का सामना किया, तब कहीं जाके वो परफेक्ट तैराक बन सकता है। तैरना उसको आ गया, उसके बाद में उसके लिए जो नियम हैं वो नियम बड़े कारगर साबित होते हैं उसकी स्पीड बनाने में, आगे बढ़ाने में, नए नए तरीके इस्तेमाल करने में। तो हम ये कह सकते हैं कि एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों जब तक नहीं है तब तक उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। प्लेटो भी इस चीज को मानता था, आज भी मानते हैं। आप बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत सी ज्ञान की बातें करते हैं, विवेक की बातें करते हैं दूसरों को, लेकिन यदि मान लीजिए वो व्यक्ति खुद उस चीज की पालना नहीं कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि उसके पास ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान का क्रियान्वयन नहीं है। और वो ज्ञान होना नहीं होना दोनों बिल्कुल बराबर है उस स्थिति में, यदि आप ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते हो। तो यहां प्लेटो भी अंतिम जो 15 साल हैं, जो 35 साल के बाद में जो 2 परीक्षाएं आयोजित करता है उच्च शिक्षा की, उसके बाद में प्लेटो भी 15 साल उस व्यक्ति को समाज के थपेड़े खाने के लिए छोड़ देता है, सामान्य पदों पे काम करते हुए, कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग व्यक्ति ले सके, क्रियात्मक एक प्रशिक्षण है वो व्यक्ति ले सके, और जो वास्तविक जो समाज की चुनौतियां हैं उनको जान सके, नजदीक से पहचान सके। तो इस प्रकार 50 साल का जो एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का एजुकेशन जो व्यक्ति कंप्लीट कर लेगा, लास्ट में
प्लेटो उस व्यक्ति को, जो भी सफल होगा 50 साल तक है, उस सफल व्यक्ति को प्लेटो मानता है कि वो दार्शनिक शासक है, उस व्यक्ति को शासन करने का अधिकार है। तो ये है प्लेटो की शिक्षा की एक सामान्य योजना। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना का जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम देखेंगे इनको प्राथमिक शिक्षा के अंदर जो 3 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं, उच्च शिक्षा के जो 3 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं, प्लेटो किस तरीके से उनको बताता है, कैसे क्या क्या उनमें पाठ्यक्रम शामिल करता है, किस प्रकार से। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया प्लेटो की शिक्षा योजना का। और नेक्स्ट जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसमें प्राथमिक शिक्षा और द्वितीय स्तर की जो शिक्षा है उसमें किस प्रकार प्लेटो अपना जो पाठ्यक्रम शामिल करता है और किस प्रकार उनके टेस्ट लेता है। धन्यवाद।